मेनका और प्रशांत के पास समय बहुत कम था। मेनका ने प्रशांत से कहा, मैं इसको हिप्नोटाइज करके बम की लोकेशन पता करने की कोशिश करती हूँ। मेनका की बात सुनकर प्रशांत के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। उसने झट से हाँ में सर हिलाया और मेनका को हिप्नोटिज्म यूज करने को कहा। प्रशांत ने हल्के हाथों से अमन के गालों पर थप्पड़ मारा और उसकी आंखों पर पानी की छींटें मारी। जैसे ही वो अपनी बेहोशी से हल्का हल्का जागने लगा, मेनका ने अमन के ऊपर हिप्नोसिस करना शुरू किया। मेनका ने थोड़ी देर कोशिश की, मगर अमन के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। मेनका को परेशान होते देखकर प्रशांत के दिमाग में एक प्लान आया। उसने मेनका से कहा, मुझे लगता है कि अमन को कोई कंट्रोल किए हुए है। हमें अमन को उसके कंट्रोल से बाहर निकालना होगा, तभी वो तुम्हारा हिप्नोसिस में सहयोग कर पाएगा। फिर प्रशांत ने अपनी जेब से तुरंत कागज निकाला और अघोरी की लाल किताब से याद करके उसने एक वो यंत्र प्रशांत ने अमन की कुर्सी के नीचे रख दिया। फिर प्रशांत ने कुछ मंत्र पढ़े और पूरे स्टेज पर एक रेखा खींची। देखते ही देखते अमन के चेहरे के भाव बदलने लगे। ऐसा लगा जैसे वो किसी भयानक सपने से जागा हो। मेनका ने दोबारा अपना हिप्नोसिस अमन पर चलाने की कोशिश की। इस बार अमन पर मेनका का हिप्नोसिस काम कर गया। मेनका ने अमन से कहा, अमन, हम सब लोगों को तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम्हें पता है कि बम इस हॉल में कहाँ रखा है? अमन ने कुछ याद करने की कोशिश की। मेनका से बोला, सीट नंबर B37 के नीचे एक काले रंग का बैग रखा है। इससे ज्यादा अमन कुछ कह नहीं पाया। अचानक ही हवा का एक झोंका आया और कुर्सी के नीचे रखा हुआ यंत्र उड़ गया। यंत्र के उड़ते ही अमन बेहोश हो गया। अमन का जवाब सुनते ही प्रशांत सीट नंबर B37 के पास भागता हुआ गया। उस सीट के नीचे वाकई में एक काले रंग का बैग रखा था। जैसे ही प्रशांत ने उस काले रंग के बैग को उठाया, वहां पर प्रिया और विजय भी आ गए। प्रिया ने प्रशांत को चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ प्रशांत, उस बैग को मत खोलना। हम अपने साथ बॉम्ब एक्सपर्ट भी लेकर आए हैं, वो इस बम को हैंडल कर लेंगे। तुम जल्दी से हॉल से बाहर निकलो। प्रशांत प्रिया और विजय के साथ स्टेज पर आया। फिर उसने विजय को इशारा करते हुए कहा, अमन को कुर्सी से खोलो और मेरी मदद करो। इसे पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं, ये हमें जरूर उस मास्क वाले आदमी तक पहुंचा पाएगा। कुछ ही देर में वो हॉल पूरी तरह से खाली हो गया था। इतना भयानक मैजिशियन का शो देखकर सब लोगों का दिल दहल गया था। बम की वजह से पूरे हॉल को अब पुलिस ने घेर लिया था। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही प्रशांत और विजय अमन से पूछताछ में लग गए। प्रशांत ने अमन से कहा, देखो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, ठीक है? तो इसलिए हमें बताओ कि वो मास्क वाला आदमी कहाँ है और तुम लोग ये सब कर क्यों रहे हो? तुम लोग मेरी कोई मदद नहीं कर सकते हो। उस आदमी ने मेरी सबसे ज्यादा मदद की है। मैं उसका ठिकाना बताकर उससे धोखेबाजी नहीं करूंगा। अमन ने कहा, हम तुमसे धोखेबाजी करने को नहीं कह रहे, बल्कि हम तुम्हें और उस आदमी दोनों को बचाना चाहते हैं। देखो, तुम लोग जो भी कर रहे हो ना, वो एक तरह का टेररिज्म है। समझ रहे हो बात मेरी? और जबरदस्ती बेगुनाह मासूम लोगों की जान लेकर तुम्हें मिलेगा क्या? हाँ? विजय ने पूछा, बेगुनाह मासूम? वो कोई मासूम लोग नहीं थे, वो सब एक से बढ़कर एक रईस लोग थे। और रईस लोग किसी को भी इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, वो सिर्फ गरीबों पर अत्याचार करना जानते हैं। अगर हमने इन रईस लोगों को उनकी जगह नहीं दिखाई ना, बेचारा और गरीब आदमी उनके अत्याचारों से मारा जाएगा। अमन ने विजय से कहा। प्रशांत अमन की बात सुन रहा था। उसको अमन के बात करने के तरीके में कुछ अजीब लगा। प्रशांत ने विजय के कंधे पर हाथ रखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर प्रशांत ने अमन से कहा, क्या तुम लोग सुनील के गैंग में काम करते थे? तुम्हें पता है ना कि सुनील की मौत हो चुकी है और उसे अपने सारे काले धंधों का फल मिल चुका है। अब क्या तुम भी उसी की तरह बनना चाहते हो? जैसे ही प्रशांत ने सुनील का नाम लिया, अमन के चेहरे पर हड़बड़ाहट आ गई। ऐसा लगा जैसे चोर की चोरी पकड़ी गई थी। उसने हकलाते हुए प्रशांत से कहा, नहीं, मैं किसी सुनील को नहीं जानता। प्रशांत अमन की बात सुनते ही समझ गया कि वो झूठ बोल रहा था। उसने अमन के कंधे पर हाथ रखा और कहा,
सुनील ने बहुत सारे मासूम लोगों को गुमराह करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। अगर तुम कुछ लोगों ने उसके गैंग को अभी भी जिंदा रखा है ना, तो समझ लो तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है। इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो सब कुछ सच सच बता दो। देखो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें इस दलदल से जरूर बाहर निकालूंगा। विजय ने अमन से कहा, प्रशांत एकदम ठीक कह रहा है, तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपनी नहीं तो अपने घर वालों की सोचो। विजय की बात सुनते ही अमन अचानक से तिलमिला उठा। उसने गुस्सा होते हुए विजय से कहा, मेरे घर वालों के बारे में तुम क्या जानते हो? मेरे माँ बाप एक रोड एक्सीडेंट में मर गए थे। उन्हें किसी रईस गाड़ी वाले ने हाईवे पर अपनी गाड़ी से कुचल दिया था और तब से मैं अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता हूँ। इन रईस लोगों ने और उनकी बिगड़ी हुई औलादों ने पूरी सोसाइटी को बर्बाद करके रखा हुआ है। तुम्हें पता है कि वो इल्यूजन आर्टिस्ट का शो क्यों रखा गया था? प्रशांत भी अमन की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गया। उसने अमन से पूछा, ऐसी क्या खास बात थी उस इल्यूजन आर्टिस्ट के शो में? शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। उस शो के टिकट बहुत महंगे थे। सिर्फ रईस लोग ही उस शो को अफोर्ड कर सकते थे। इसीलिए ऐसे पैसे वालों को एक साथ लाने का वही एक तरीका था। उन सबको इकट्ठा करने के लिए ये पूरा प्लान बनाया गया था, अमन ने बताया। प्रशांत ने इस बात पर गौर नहीं किया था। उसने अमन से पूछा, तो तुम्हारा अगला प्लान क्या है? अब ऐसी कौन सी जगह है जहां पर तुम सारे रईस लोगों को बुलाकर उन्हें मारने वाले हो? वैसे भी तुम तो मुझे एक मामूली सा मोहरा लग रहे हो। तुम्हारे पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? अगला प्लान सुनकर तुम हैरान हो जाओगे, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इतना बड़ा हमला तुम लोगों ने आज तक नहीं देखा होगा। बड़े बड़े रईस लोगों का एक साथ खात्मा हो जाएगा। सारा काम बहुत ध्यान से किया जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि पुनीत इस प्लान को भी। इतना बोलते ही अचानक अमन खामोश हो गया। प्रशांत के बहकावे में आकर उसने मास्टरमाइंड का नाम गलती से बता दिया था। प्रशांत ने तुरंत अमन का गला दबोच लिया। इस पुनीत के बारे में तुम क्या जानते हो? मुझे इसकी पूरी जन्म कुंडली चाहिए, अभी के अभी। विजय ने अमन से कहा, अब तुमने पुनीत के बारे में तो बता दिया है, तो हम कैसे भी करके उसे तो ढूंढ ही लेंगे। तुम्हें तो चिंता अपनी दादी की करनी चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उन्हें कौन देखेगा? हाँ? और ये मत समझना कि हम तुम्हारी दादी को नुकसान पहुंचाएंगे। उनको अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा ना, तो वो है पुनीत। पुनीत को पता चल गया है कि तुम पुलिस के कब्जे में हो, तो वो अब अपने सारे सुराग मिटाने के लिए सबसे पहले तुम्हारी दादी को मार देगा। विजय की बात सुनते ही अमन घबरा गया। पुनीत उसकी दादी के साथ कुछ करेगा ऐसा उसने सोचा भी नहीं था। अमन ने घबराते हुए कहा, देखिए प्लीज मेरी दादी को बचा लो। उस बेचारी का तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। पुनीत डार्क वेब के जरिए काम करता है और उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। दरअसल स्क्रीन पर दिखने वाला वो आदमी पुनीत ही है। अमन ने सब उगल दिया। प्रशांत ने तुरंत एक लैपटॉप मंगवाया और उस पर अमन को लॉगिन करने को कहा। अमन ने डार्क वेब पर अपने लोगों से चैट शुरू की। फिर उसने प्रशांत को डरते हुए देखा और कहा, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम दादी और मुझे बचा लोगे। अभी तुम्हें पता नहीं है कि पुनीत क्या कर सकता है। डरो नहीं, पुनीत को अभी नहीं पता है कि मैं भी क्या कर सकता हूं। तुम सिर्फ मुझे पुनीत तक पहुंचाओ, ठीक है? उसके आगे मैं देख लूंगा। अमन की चैट पर बहुत देर तक कोई नहीं आया। अमन ने प्रशांत और विजय को बताया, पुनीत को शक हो गया होगा कि मैं पुलिस का साथ दे रहा हूं, इसलिए उन सब ने अपना अकाउंट बदल लिया होगा। तभी अचानक स्क्रीन पर किसी का मैसेज आया। मैसेज में एक एड्रेस था। अमन ने एड्रेस बताते हुए प्रशांत से कहा, ये तो पुनीत का ही अकाउंट है, लगता है उसने अपनी लोकेशन भेजी है। विजय ने तुरंत लोकेशन को ट्रैक करवाया। प्रशांत ने भी प्राण बख्शी की मदद से पुनीत की लोकेशन को चेक करने को कहा। प्राण बख्शी ने प्रशांत को बताया कि वो किसी सुनसान जगह का एड्रेस था। किसी टूटी हुई बिल्डिंग में कंप्यूटर का सेटअप था जहां पर पूरे में अंधेरा था। प्रशांत ने विजय से कहा, चलो तुरंत इस लोकेशन को चेक करते हैं। पुनीत को पकड़ना बहुत जरूरी है। पता नहीं ये लोग कौन सा बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं। प्रशांत और विजय पुलिस स्टेशन से निकलने ही वाले थे कि कुछ सोचते हुए विजय ने अचानक प्रशांत को रोक लिया। विजय ने कहा, रुक जाओ प्रशांत, कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है? पुनीत को अच्छे से पता है कि अमन पुलिस की गिरफ्त में है।
उसने अपने अकाउंट को भी डिलीट कर दिया था। फिर वो अमन से चैट करते समय अपनी लोकेशन क्यों भेजेगा? प्रशांत को भी विजय की बात सही लगी। प्रशांत ने कहा, हो सकता है कि ये एक ट्रैप हो, मगर लोकेशन पर कुछ लैपटॉप दिख रहे हैं। अगर वहां पर कुछ कैमरे मिल गए तो हम पुनीत को ट्रेस कर पाएंगे। भले ही पुनीत ना मिले, मगर उसके अगले अटैक की इंफॉर्मेशन तो शायद मिल ही जाएगी। मुझे लगता है कि हमें पुलिस बैकअप के साथ जाना चाहिए। जो एक हॉल में बम रख सकता है वो कुछ भी कर सकता है, विजय ने प्रशांत से कहा। प्रशांत विजय की बात से सहमत हो गया। लोकेशन पर प्रशांत और विजय पूरे पुलिस बैकअप के साथ पहुंचे। लोकेशन पर पहुंचते ही प्रशांत ने एक टूटी फूटी बिल्डिंग देखी। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे और जंगली झाड़ियां थी। बिल्डिंग बाहर से बहुत ही पुरानी लग रही थी। प्रशांत ने ध्यान से देखा तो उसको बिल्डिंग की कुछ दीवारों पर सीसीटीवी कैमरे दिख गए। प्रशांत ने प्राणभक्षी को दोबारा बुलाया और कहा, जाओ और सीसीटीवी कैमरा में जाकर चेक करो कि अंदर क्या माजरा है। प्राणभक्षी ने उस कैमरा की सारी फुटेज प्रशांत को दिखाई। कैमरा की फुटेज में बाहर खंडहर और अंदर सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। अंदर के कैमरा की सारी इंफॉर्मेशन किसी ने डिलीट कर दी थी। बिल्डिंग के अंदर कोई दिख भी नहीं रहा था। जब प्राणभक्षी वापस आ गया तब प्रशांत ने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने घर के अंदर देखने और सुनने की कोशिश की। बहुत देर तक प्रशांत को जब कुछ भी नहीं दिखा तो उन सब ने लोकेशन से वापस जाने का प्लान बनाया। प्रशांत और विजय वापस जाने ही वाले थे कि अचानक प्रशांत को एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। उसने झट से विजय को रोका और कहा, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई है और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। हमें अंदर जाकर चेक करना होगा विजय। प्रशांत ने विजय का हाथ पकड़ा और दोनों उस टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर चले गए। बिल्डिंग में सिर्फ 2 ही फ्लोर थे। प्रशांत और विजय ने अलर्ट होकर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को सर्च किया। वहां पर कुछ भी नहीं था। फिर प्रशांत और विजय सेकंड फ्लोर की तरफ चल दिए। सेकंड फ्लोर पर आते ही प्रशांत को एक बहुत ही जानी पहचानी महक नाक में पड़ी। सेकंड फ्लोर पर बस एक ही कमरा था और उसमें अंधेरा था। प्रशांत ने अगला कदम रखने से पहले विजय का हाथ पकड़कर उसे भी रोक दिया। फिर प्रशांत ने विजय से कहा, यहाँ पर किसी खूनी कुएं की महक आ रही है और अब वो कराने की आवाज भी बढ़ गई है। भला यहाँ पर कौन हो सकता है? क्या प्रशांत पुनीत को पकड़ पाएगा? वो कराने की आवाज किसकी थी? क्या विजय और प्रशांत पुनीत के ट्रैप में फंस जाएंगे?